सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर आपको मिलता है आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज भी हम बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी भाषण लेकर उपस्थित हुए हैं जो बाबा साहब ने यहाँ पर विलायत से लौटने के बाद दिया था। गत डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने आपको बाबा साहब का वो स्पीच सुनाया था जो स्पीच बाबा साहब ने 8 अक्टूबर 1936 को विलायत जाने से पहले दिया था। चुनावी मौसम है, चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज हैं। स्वतंत्र लेबर पार्टी बाबा साहब की है और उसके माध्यम से बाबा साहब ने कई कैंडिडेट्स को चुनाव के मैदान में उतारा है। फरवरी 1937 में चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले का समय बहुत ही क्रूशियल है, निर्णायक है। और किस तरह से बाबा साहब यहाँ पर विलायत से लौटने के बाद प्रचार प्रसार में कूद पड़ते हैं और वही प्रचार प्रसार के क्रम में ही आज का बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आज का स्पीच इसलिए उपयोगी है समाज के लिए क्योंकि बाबा साहब किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आखिर किस तरह के कैंडिडेट को आपको चुनना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में भी चुनाव लगातार होते रहते हैं। कभी आम चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं और कभी पंचायत निर्वाचन चुनाव होते हैं। तो ऐसे में लगातार चुनावों की गतिविधियां भारत देश और उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों में संचालित रहती हैं। इस समय जब हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश बना रहे हैं, इस समय भी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जब चुनाव की प्रक्रिया हो उस समय हमें किस तरह के कैंडिडेट को हमें चुनना चाहिए, इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। और इसलिए मेरा निवेदन आपसे है, व्यक्तिगत तौर पर निवेदन है कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कदापि मिस न करें, स्किप न करें, पूरा वीडियो को वॉच करें अंत तक ताकि आप भी मार्गदर्शन ले सकें बाबा साहब के इस क्रांतिकारी संबोधन से, भाषण से। और समाज को भी मार्गदर्शन के लिए इस वीडियो को आप शेयर करें, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आपको ये वीडियो मिलेगा 4 नवंबर 2023 को। विषय है ये पद सम्मान के नहीं कुछ कर दिखाने के हैं। आखिर वो कौन से पदों की बात बाबा साहब कर रहे हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम विस्तार से बात करेंगे। एक और खास बात आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश की है, अभी तक जितने भी हम वीडियोज आप तक लाए क्रम से खंड 37 चल रहा था, खंड 38 चल रहा था और आज हम खंड 39 लेकर उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक प्रथम भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं। द्वितीय भाग कल के वीडियो में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी विषय के अंतर्गत बाबा साहब अस्पृश्यों के एकलौते नेता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का विलायत से आगमन होते ही उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी के दौरे पर निकलने का कार्यक्रम रखा। पहली खेप में उन्होंने नासिक जिले का दौरा करना तय किया। सभा आदि का आयोजन करने के लिए समय कम था, इसके बावजूद नासिक के धीर और जुझारू नेता भाऊराव गायकवाड़ ने डॉक्टर बाबा साहब के दौरे का कार्यक्रम इतनी कुशलतापूर्वक बनाया कि जगह जगह सड़कों पर, पंचायत के दफ्तर में, गांव की सरहद पर हजारों महिलाएं और पुरुष डॉक्टर बाबा साहब के इंतजार में उनके दर्शनों के लिए उत्सुक खड़े मिले। शनिवार दिनांक 16 जनवरी 1937 को नागपुर मेल से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रात 8 बजे इगतपुरी पहुंचे। इगतपुरी के लोगों की तथा स्वावलंबन मंडल की ओर से वहां उन्हें फूल मालाएं अर्पण की गई। रात 9 बजे डाकखाने के पास वाले मैदान में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में 2000 से अधिक जन समुदाय हाजिर था। दूसरे दिन यानी रविवार दिनांक 17 जनवरी 1937 को पैसेंजर ट्रेन से सुबह 7:15 बजे कैंप देवताली आते समय इगतपुरी स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए इकट्ठे हुए जन समुदाय की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के फूल मालाएं अर्पण की गई। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जय नारे की गूंज के साथ ट्रेन इगतपुरी स्टेशन से निकली। उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब के साथ नासिक के उम्मीदवार श्री भाऊराव गायकवाड़ थे, पूर्व खानदास के उम्मीदवार श्री दौलतराव जाधव
नगर के उम्मीदवार श्री प्रभाकर जनार्दन रोहम, नासिक जिला युवक संघ के जलसा मंडल में से देवराव डांगले, भीमराव कड़क, बालाजी आदि लोग उपस्थित थे। नासिक रोड पर और इगतपुरी में स्काउट मंडल ने शांति और व्यवस्था कायम रखने का बेहतरीन ढंग से आयोजन किया, बेहतरीन ढंग से शांति कायम की। आगे घाटी, आसवली, लहबीत स्टेशनों पर लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को फूल मालाएं पहनाई। लगातार हर स्टेशन पर बाबा साहब का क्रांतिकारी यहाँ पर देखिए किस तरह स्वागत हो रहा है, किस तरह सम्मान किया जा रहा है, निश्चित रूप से अनुकरणीय है। देवलाती कैंप स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। यहाँ भी कई संस्थाओं की ओर से बाबा साहब का फूल मालाएं पहनाई गई। तेलखोरा और नासिक रोड के स्काउट की ओर से स्टेशन के बाहर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर स्टेशन से कैंप देवलाती के ज्ञान मंदिर तक प्रमुख सड़कों से जुलूस निकाला गया। आगे मातंगों का बैंड बज रहा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय, अम्बेडकर की जय जयकार, अम्बेडकर कौन है, दलितों का राजा है, तरुण पार्टी जिंदाबाद, थोड़े दिनों में भीमराज, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। पृथक मजदूर पक्ष की जयकार के नारे लगाते ही जुलूस ज्ञान मंदिर तक पहुंचा। थोड़े ही समय में करीब 1000 लोगों का समूह वहां जुटा। श्री भावराव गायकवाड़ को ही अपना मत देकर चुनाव जिताना कितना आवश्यक है, इस बारे में संक्षेप में बताए जाने के बाद ज्ञान मंदिर की ओर से उन्हें फूलमाला अर्पण की गई। नासिक की राह में बिदगांव, देवलाली, नासिक रोड पर स्थित दीनबंधु अम्बेडकर पुस्तकालय की ओर से डॉक्टर बाबा साहब को फूल मालाएं अर्पण की गई। नासिक में श्री भावराव गायकवाड़ की ओर से डॉक्टर बाबा साहब को शानदार टी पार्टी दी गई। धुले के वामन राव पवार और भगिनी मंडल की ओर से श्रीमती गीताबाई गायकवाड़ ने पुष्पहार अर्पण किया। वहां से सभा स्थल के लिए महार बस्ती में जाते हुए रास्ते में श्रीमती अबकाबाई तेजाले ने फूलमाला अर्पण की। डॉक्टर बाबा साहब जब सभा स्थान पर पहुंचे तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय, अम्बेडकर कौन, दलितों का राजा है, तरुण पार्टी जिंदाबाद, थोड़े दिन में भीमराज आदि नारों से वातावरण गूंज उठा। वहाँ इकट्ठा 1,500-2 हज़ार लोगों के सामने डॉक्टर बाबा साहब ने डॉक्टर भावराव गायकवाड़ की उम्मीदवारी के समर्थन में भाषण दिया। तो इस तरह से लगातार बाबा साहब का स्वागत सम्मान किया जा रहा और हम सीधे आपको ले चलेंगे बाबा साहब का वो क्रांतिकारी भाषण जहाँ पर बाबा साहब स्पीच देते हैं और लगातार इस तरह से बाबा साहब का ये बृहद लेवल पर चुनावी यूँ कहें कि जुलूस का कार्यक्रम था। जगह जगह गांव-गांव बाबा साहब यहाँ पर जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे थे और इस समय में डॉक्टर अम्बेडकर करीब पौने घंटे तक बोले, यानी कि पौन घंटे बाबा साहब का स्पीच होता है। और क्या स्पीच होता है वो जस्ट हम सुनाने वाले हैं आपको। रात 8:30 बजे सिन्नर की प्रमुख सड़कों पर मोटर में डॉक्टर अम्बेडकर का जुलूस निकला। रात 9:30 बजे सभा शुरू हुई। श्री दौलत राव जाधव, पुंजाजी नवसाजी जाधव और रघुनाथ राव रिपोर्ट के श्री भावराव गायकवाड़ की उम्मीदवारी के समर्थन में भाषण हुए। आखिर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए। पहले उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव कितने महत्वपूर्ण है और सबको कितने एहतियात के साथ वर्तना होगा। फिर उन्होंने बताया कि अपने ही जिले से श्री भावराव गायकवाड़ को ही जिताना कितना आवश्यक है। फिर सिन्नर तालुका संघ के अध्यक्ष बापूटाव भालेराव के यहाँ डॉक्टर बाबा साहब और स्काउट मंडल को मेजबानी दी गई। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ बाबा साहब का एक बार पुनः फूल मालाओं से स्वागत किया गया, सम्मान किया गया और साथ ही पलसे के लोगों ने भी बाबा साहब को फूल मालाएं अर्पण की। इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्य माने गए समाज के इकलौते नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा विधिमंडल चुनावों के बारे में नासिक जिले का दौरा किया गया और इस तरह से ये इन प्लेसेज पर बाबा साहब का यहाँ पर दौरा हुआ लगातार। और बाबा साहब यहाँ पर जो भाषण दिया है उसको हम संक्षेप में आपके समक्ष रखने वाले हैं। बाबा साहब कहते हैं, प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज आप सभी को यहाँ बुलाए जाने की वजह आपको हैंडबिल के जरिए बता ही दी गई है। मुंबई विधानसभा के अगले चुनावों में आप किसे अपना मत देकर चुनाव जिताएं, इस बारे में हमें सोचना है। इस देश में कई राजा हुए, अंग्रेजों को भी यहाँ आए 150 साल बीत चुका है। 1937 का ये भाषण है बाबा साहब का और उस समय अंग्रेज़ों का निश्चित रूप से लगभग 150 साल का शासन हो चुका था। अंग्रेज़ों के 150 सालों में से पिछले 60 सालों में से
ये काउंसलें काम कर रही हैं। इन काउंसलों के द्वारा जनता के प्रतिनिधि अपने लोगों की शिकायतें सरकार के सामने रखते हैं, लेकिन स्पष्ट मानेंगे 8 करोड़ की ओर से 8 करोड़ लोगों की ओर से उनकी शिकायतें काउंसिल में ले जाने वाला कोई प्रतिनिधि अब तक नहीं हुआ था। यही बात आज अपनी कोशिशों से होनी जा रही है। आगामी अप्रैल 1937 से शुरू होने वाले विधिमंडल के लिए नासिक जिले के लोगों को अधिकार मिला है, वे अपना एक प्रतिनिधि जरूर भेजें। इस बार जब काउंसिल चलेगी तब अपना सुख दुख वहां तक ले जाने का मौका हमें मिला है। अब तक हमें अपनी शिकायतें सरकारी अधिकारियों के जरिए रखनी पड़ती थी, लेकिन अब से हमें अपनी शिकायतें सीधे विधिमंडल में रखनी है। हमारे सभी सुख दुखों के बारे में जहां सोचा जाना है, उस विधिमंडल में आपकी ओर से जाने वाला आदमी बेहद मजबूत होना चाहिए। ये पद सम्मान के नहीं है, कुछ कर दिखाने के हैं। विधिमंडल में व्यक्ति अपने लिए नहीं जाता, वह अपने समाज के लिए जाता है। समाज के कारण उत्पन्न मसलों के बारे में सही गलत सोचकर विधिमंडल में हमारी ओर से लड़ने वाला इंसान हमें चुनकर भेजना होगा। हमारे जिले के पश्चिम हिस्से की ओर से एक प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अधिकार आपको मिला है। इस एक जगह के लिए श्री भावराव गायकवाड़ और रामचंद्र रोकड़े, ये 2 उम्मीदवार खड़े हैं। आप इन दोनों को अच्छी तरह पहचानते हैं, इसलिए इस बारे में मुझे किसी की सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है। इस विधिमंडल द्वारा महान लोगों के वतन के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आपके पास ज़मीनें न होने के कारण बंजर ज़मीनें आप चाहते हैं। हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा होने के कारण हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होना जरूरी है। गरीबी है तो सरकारी वजीफे मिलने जरूरी है। देखिए, बाबा साहब का यहाँ एजेंडा बहुत क्लियर है। बाबा साहब क्या चाहते हैं समाज के लिए, आप इसमें से एक भी पॉइंट मुझे बता दीजिए जो बाबा साहब ने अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए, अपने व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया हो या अपने परिवार के लिए किया हो। आप सारे पॉइंट्स को यहाँ पर देखिए, किस तरह समाज हित में सारे बिंदुओं पर बाबा साहब काम करना चाहते हैं। और इसलिए यहाँ विधिमंडल में जो लीडर्स यहाँ चुनने की बारी है, तो समाज को जागरूक करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा होने के कारण हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होना जरूरी है। और जब बाबा साहब इस बात को कहते हैं तो सोच लीजिए कि बाबा साहब की प्राथमिकता में क्या है। बाबा साहब अगर विधिमंडल में चुनकर उनके कैंडिडेट्स जाते हैं स्वतंत्र लेबर पार्टी के, तो वो क्या कार्य करने वाले हैं यहाँ एकदम क्लियर है। और वर्तमान परिदृश्य में जो चुनाव होते हैं, तो चुनाव किन मुद्दों पर होते हैं आप भली भांति परिचित हैं। इन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए, इन मुद्दों पर आपको कैंडिडेट चुनना होगा। ये बाबा साहब का स्पीच यही मार्गदर्शन करता है कि किस तरह के बिंदु चुनाव के दौरान हमारे माइंड में होने चाहिए और हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो इन शर्तों को पूरा करता है। वही सच्चा अनुयायी होगा बाबा साहब का। बाबा साहब कहते हैं कि गरीबी है तो सरकारी वजीफे मिलने जरूरी है। अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, क्या इस समय गरीबी भारत में नहीं है? और यदि गरीबी है तो सरकारी वजीफे मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? कई क्लासेज के वजीफे को रोक देती है सरकार। निश्चित रूप से स्कॉलरशिप बहुत जरूरी होता है गरीब छात्रों के लिए। अस्पृश्य माने जाने के कारण आपको होने वाली परेशानी दूर करने के लिए अस्पृश्यता निवारण के बारे में कानून बनाना जरूरी है। सरकारी नौकरी में हमारे लोगों की भर्ती होना जरूरी है। बाबा साहब हर उस पॉइंट को रखते हैं जो समाज के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इस बारे में प्रबंध होना जरूरी है। ऐसी सैकड़ों बातें विधिमंडल के जरिए झगड़ कर हमें प्राप्त करना है। इन दोनों में से ये काम कौन कर सकता है, ऐसा आपको लगता है? लोग चिल्लाकर बताते हैं गायकवाड़ करेंगे। रोजमर्रा के कामों के दौरान हम देखते हैं किसी आदमी को अगर घर बनाना है और अगर बढ़ई की जरूरत आन पड़े तो हम अधिकतर बढ़ई का काम जानने वाले व्यक्ति को ही काम पर रखते हैं। मिस्त्री के काम के लिए मिस्त्री को ही काम पर रखते हैं। इसी प्रकार विधिमंडल के काम कौन अच्छी तरह कर सकता है, ये सोचकर आपको ही तय करना है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ अपना पराया सोचकर काम नहीं चलेगा। चुनाव में जब आप कैंडिडेट को चुने तो अपना पराया न सोचें। नाते रिश्तों की सोचने से यहाँ काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार आपसी द्वेष भावना से प्रेरित होकर बदले की भावना से बौखलाकर नहीं चलेगा। हमारी शिकायतें विधिमंडल में रखकर उसका निवारण जो कर पाएगा, ऐसा आपको लगता है, उसी को वोट देकर चुनाव जिताना
जरूरी है। जो व्यक्ति विधिमंडल में जाने योग्य है उसी को चुनकर विधिमंडल में भेजें। हमारे सामने एक ही जगह के लिए खड़े 2 उम्मीदवारों में से कौन अधिक लायक है ये देखना जरूरी है। श्री भावराव गायकवाड़ द्वारा पिछले कई सालों से की गई समाज सेवा मशहूर है, यानी कि बाबा साहब का समर्थन यहाँ स्पष्ट तौर पर श्री भावराव गायकवाड़ के साथ में है और निश्चित रूप से वो योग्य हैं, समाज में लगातार सेवा कर रहे हैं, समाज के दुख दर्द को जानते हैं और इसलिए बाबा साहब ने उनके समर्थन में अपना मत व्यक्त किया है। आज का पहला प्रश्न, अस्पृश्य समाज भीमराज क्यों लाना चाहते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विधिमंडल में कैसे प्रतिनिधि चुनकर भेजने की सलाह दिया है? आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी था। सम्मानित साथियों, आपको भी अच्छा लगा होगा और यदि आपको अच्छा लगा है तो हर बहुजन साथी के पास आज का ये डॉक्टर अम्बेडकर संदेश पहुंचना चाहिए। क्रमशः द्वितीय भाग हम लेकर जरूर उपस्थित होंगे। बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की पूरी की जा रही है आवाज का के द्वारा, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा। सामान्य साथियों, 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में, रिंग रोड, ग्रीन सिटी फरीदपुर में। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिक सेंटर के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान करना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर नीचे दिया गया है और इस अकाउंट नंबर IFSC कोड पर आप बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है, आप अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का, बिहार। प्रस्तुत कर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।